हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके इस पार्ट में हम इस लेसन को कंप्लीट डिस्कशन कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक जहाँ से हमने छोड़ा था वो है न्यूक्लियस। अगला जो पार्ट हमें डिस्कस करना है, देखिए हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस कर लिया, सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब अगला हमारा जो टर्न आता है वो न्यूक्लियस का आता है। जब हमने अनियन पील की टेम्परेरी माउंट को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया था तो हमने देखा था कि आयोडीन सॉल्यूशन का जो कलर है वो अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग आया था। जैसे कि साइटोप्लाज्म के ऊपर स्टेनिंग जो होती है, कलर जो आता है वो बहुत हल्का आता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कलर जो आता है वो हल्का सा ज़्यादा गाढ़ा आता है साइटोप्लाज्म के मुकाबले। और सबसे ज़्यादा स्टेन जो पार्ट होता है उस पार्ट को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। एनिमल सेल्स में, ह्यूमन चीक सेल्स में हर सेल के सेंटर में एक डार्क स्टेन्ड पार्ट था, एक ऐसा पार्ट था जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कलर आया था। उसी पार्ट को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। यानी जितनी भी टेम्परेरी माउंट्स हमने स्टडी की हैं अब तक, उनमें जो सबसे ज़्यादा कलरफुल दिखने वाला पार्ट है, सबसे ज़्यादा आसानी से प्रोमिनेंटली दिखने वाला जो पार्ट है, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है। अलग अलग जो रीजन्स हैं सेल्स के, उनके केमिकल कंपोजिशन अलग होने की वजह से उनके कलर भी अलग अलग होते हैं। कोई ज़्यादा कलर एब्जॉर्ब करता है, कोई कम कलर एब्जॉर्ब करता है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स में हम आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा सैफरनिन या मिथाइलिन ब्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। और इन तीनों सॉल्यूशंस का एक ही काम होता है, सेल को डाई करना, सेल को कलर करना। उसके बाद इसने देखिए क्या कहा है, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ग्लास स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी रखना है और एक आइसक्रीम स्पून की हेल्प से हमें चीक सेल्स को निकालना है अंदर की तरफ से। उसके बाद उन चीक सेल्स को ग्लास स्लाइड पे रख देना है और उसके ऊपर एक कवर स्लिप रख देनी है। कवर स्लिप क्या होती है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके कवर स्लिप रखने से पहले हमें उन चीक सेल्स के ऊपर मिथाइलिन ब्लू की कुछ ड्रॉप्स डालनी है। ठीक है, एक ड्रॉप डालनी है। उसके बाद कवर स्लिप रख के टेम्परेरी माउंट तैयार करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। और ऑब्जर्व करेंगे तो उन चीक सेल्स के सेंट्रल पार्ट में, हर सेल के सेंटर पार्ट में सबसे डार्कली स्टेन्ड जो पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है उसके पास एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। ध्यान रखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो मटेरियल्स का एक्सचेंज करवाने में हेल्प करते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जेली लाइक मटेरियल भरा होता है। देखिए ये तो होगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लगभग बीच में, जो सारे सेल्स में बीच में होना जरूरी नहीं है। ये हो गया न्यूक्लियस। इन दोनों के बीच में यहाँ पे, जहाँ पे मैं डॉट डॉट लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक जेली लाइक मटेरियल होता है, उसको क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो न्यूक्लियस की जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मटेरियल्स का एक्सचेंज करवाने में हेल्प करती है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स रोड शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। रोड शेप का मतलब आप समझ ही गए होंगे, डंडे की शेप की, स्टिक के शेप की स्ट्रक्चर्स होती हैं क्रोमोसोम्स, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन ये क्रोमोसोम्स सिर्फ तभी प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में जब नया सेल जन्म लेने वाला होता है, व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड एंड गिव बर्थ टू अ न्यू सेल। क्रोमोसोम्स के अंदर इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन होती है। इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन का मतलब पेरेंट्स के कैरेक्टर को अगली जनरेशन में पास करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो क्रोमोसोम्स के अंदर होती है। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जो होता है किसी भी सेल का, आपने डीएनए के बारे में पढ़ा होगा, डीएनए टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो डीएनए जो होता है किसी भी सेल का, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और क्रोमोसोम्स सेल्स के अंदर कब बनते हैं? जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तभी बनते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और इनका काम होता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना नए बनने वाले सेल में। डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें नए सेल्स को बनाने और ऑर्गेनाइज करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो उनके अंदर स्टोर्ड होती है। डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूं, जीन्स मिलके बनाते हैं डीएनए को। और डीएनए जो होता है हमारा वो मिलके बनाता है हमारे क्रोमोसोम्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगी हमारी? जीन्स। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज जीन्स। जीन्स कॉन्स्टिट्यूट डीएनए एंड डीएनए कॉन्स्टिट्यूट क्रोमोसोम्स। डीएनए और प्रोटीन होता है क्रोमोसोम्स के अंदर।
आगे देखिए आगे क्या होता है। आगे हम बात करते हैं क्रोमेटिन मटेरियल की। शुरू में जब सेल डिवाइड करने वाला नहीं होता है तो शुरू में उसके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इस तरह की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, एक दूसरे के अंदर उलझे हुए थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं। इनको कहा जाता है क्रोमेटिन या फिर क्रोमेटिन मटेरियल। और जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, जब सेल नए सेल को जन्म देने वाला होता है, तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो थ्रेड लाइक मटेरियल, ये कंडेंस हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और क्या बन जाता है, इससे क्या बन जाता है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। और उस रोड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। तो शुरू में क्या होता है, क्रोमेटिन होता है, वो क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। और ये जो ट्रांजिशन है क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का, ये तब होता है जब सेल डिवीजन के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। तो क्रोमेटिन का आपका मतलब समझ में आ गया, क्रोमोसोम्स का मतलब समझ में आ गया होगा, डीएनए क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो सारा आपको बता दिया गया है। आगे तो न्यूक्लियस का पहला फंक्शन तो हो गया हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कन्वे करना नेक्स्ट सेल में। न्यूक्लियस का इसके अलावा एक और काम होता है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन करना। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन करना यानी जब भी सेल डिवाइड करता है, दो नए सेल्स बनाता है, तो उस वक्त इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है होता है। क्या काम होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्रोमोसोम्स नए सेल के अंदर जाते हैं डिवाइड करके, क्रोमोसोम्स डिवाइड करके नए सेल के अंदर जाते हैं। और नया सेल किस तरीके से फॉर्म होगा, किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि न्यूक्लियस ने बनाए हैं। समझ में आ गया आपको। कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियर पार्ट होता है, यानी जो न्यूक्लियस होता है, वो पुअरली डेवलप्ड होता है, प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती। अब आप सोचिए, जिसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं है, उस ऑर्गन को हम वेल डिफाइंड कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि वो जो ऑर्गेनल है वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती। तो ऐसे न्यूक्लियस को कहा जाता है न्यूक्लियोइड, यानी पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस को कहा जाएगा न्यूक्लियोइड। उसके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स आपस में जमा हुए होते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जिनके पास बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस होता है, उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है प्रोकैरियोट्स, और उन सेल्स को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ध्यान दें आप, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हुए, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इनके अंदर चीफली डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोट्स के अंदर पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। यूकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसके पास डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर ऑर्गेनल्स नहीं होते। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ज़्यादातर ऑर्गेनल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होते। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो बाकी ऑर्गेनल्स होते हैं उनके पास भी मेम्ब्रेन्स नहीं होती। ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियस के पास ही नहीं, जो थोड़े बहुत दूसरे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं वो भी पुअरली डिफाइंड होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, जैसे कि जो क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में, वो सिर्फ मेम्ब्रेनस वेसिकल्स से जुड़ा होता है, प्लास्टिड्स से जुड़ा नहीं होता है यूकैरियोटिक सेल्स की तरह। अब इस बात को आप समझिए, मैं आपको समझाता हूँ इस बात को। यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स जो होती हैं उनके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो प्लास्टिड्स के अंदर वेल डिफाइंड पार्ट में वेल डिफाइंड तरीके से प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं ये आगे आप पढ़ेंगे, लेसन में आगे आपके आएगा। तो प्लास्टिड्स के साथ प्रॉपरली जॉइंट होता है क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको कहा जाता है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होता है, मेम्ब्रेनस वेसिकल्स की तरह प्रेजेंट होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड रीजन में प्रेजेंट नहीं होता। तो ये था न्यूक्लियस के बारे में। इसके अलावा न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल भी होता है, यानी सेल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा रखा है एक प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल दिखा रखा है। ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास सेल वॉल भी होती हैं। आगे आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है इसके बारे में हल्का फुल्का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब हमने अनियन पील को ऑब्जर्व किया था या ह्यूमन चीक सेल्स को ऑब्जर्व किया था, तो एक बहुत बड़ा पोर्शन था सेल का जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट था, और इसके ऊपर स्टेन बहुत कम आया था। इस रीजन को कहा जाता है साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म फ्लूइड कंटेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उनको कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स। हर एक ऑर्गेनल का अपना एक स्पेसिफिक काम, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ज़्यादातर सेल ऑर्गेनल्स के पास मेम्ब्रेन्स होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती हैं। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके पास भी, और जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसके पास भी मेम्ब्रेन नहीं होती, आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। देखिए मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन्स ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान होती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान ही मेम्ब्रेन्स से होती है। जैसे कि वायरसेस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए वो तब तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर सकते जब तक कि वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दाखिल ना हो जाएं। देखिए वायरस जो होते हैं वो आज भी एक कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं बायोलॉजिस्ट के बीच में। कुछ बायोलॉजिस्ट उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं जबकि कुछ उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानते। कारण क्या है? क्योंकि वायरस को क्रिस्टलाइज करके 1000 सालों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। वो एक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा अगर उसको मैं स्टोर करके रख दूं तो। अगर उसके कॉन्टैक्ट में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ना नहीं दूं तो जो वायरस है वो नॉन लिविंग चीज़ की तरह पड़ा रहेगा, ना रिप्रोड्यूस करेगा, ना खाना खाएगा, ना सांसें लेगा, कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं करेगा वो। लेकिन जैसे ही वो वायरस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो लिविंग बॉडी को इन्फेक्ट करके उसको अपना जो है उस ऑर्गेनिज्म को उसका होस्ट का काम करना पड़ेगा और वो वायरस लिविंग हो जाएगा। अब लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आने के बाद वो रिप्रोडक्शन भी करेगा, न्यूट्रिशन भी करेगा, बच्चे भी पैदा करेगा, सारे काम करेगा वो। तो वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ना कंसिडर करने का बहुत बड़ा कारण है उसके पास मेम्ब्रेन्स ना होना। तो यहाँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंसेस दे रखे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स स्मॉल होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स लार्ज होती हैं। न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और उसके न्यूक्लियर रीजन को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते यूकैरियोटिक सेल्स में। आगे आपका आता है स्टूडेंट्स सेल ऑर्गेनल्स। अब हम पढ़ेंगे, देखिए हमने साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, न्यूक्लियस पढ़ लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ लिया। हर एक का फंक्शन स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या काम करता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। अब अगला आता है हमारा सेल ऑर्गेनल्स। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। इसके अलावा एक बात और ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, वो है प्रोटोप्लाज्म। देखिए कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सामान होता है उस सारे सामान को प्रोटोप्लाज्म कह दिया जाता है ऑल टुगेदर। आगे बढ़ते हैं सेल ऑर्गेनल्स को। हर एक सेल के पास एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो उसके कंटेंट्स को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखती है मेम्ब्रेन। बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, जैसे कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। उनका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, फंक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इतनी सारी एक्टिविटीज़ को एक दूसरे के अंदर मिलने से रोकने के लिए, सारी एक्टिविटीज़ को सेपरेटली और एफिशिएंटली करने के लिए इन सेल्स के पास छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर विदाउट मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ये ऑर्गेनल्स सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही नजर आते हैं, पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही नजर आते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आएंगे प्रॉपरली। आगे आता है न्यूक्लियस क्या होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं सेल ऑर्गेनल्स के जो हम पढ़ेंगे 9th क्लास के इस चैप्टर में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनल होता है, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और सेल के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को अंजाम देते हैं, अलग अलग कामों को अंजाम देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेल ऑर्गेनल जिसको कहते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ER होता कैसा है? ER जो होता है वो एक बड़ा नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का और शीट्स का। ट्यूब्स का और शीट्स का एक मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट होता है जिसको क्या कहा जाता है? ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये दिखा रखा है,
ये वाला जो पार्ट है सारा, ये वाला जो पार्ट है सारा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा, ठीक है, जो कि शीट्स से और ट्यूब से मिलकर बना हुआ है। ये जो पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लंबे लंबे ट्यूब्स या फिर राउंड बैग्स जैसा दिखाई देता है, वेसिकल्स जैसा दिखाई देता है। ईआर जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा होता है स्ट्रक्चर में, कुछ कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा होता है। ईआर दो तरह का होता है स्टूडेंट्स, एक तो आरईआर और एक एसईआर। बड़ा ही सिंपल सा इनका वो है, फुल फॉर्म है। आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर दानेदार स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं उसको तो आरईआर कह दिया जाता है, और जिसके ऊपर इस तरह की दानेदार स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जाती उसको एसईआर कह दिया जाता है। यही ओनली पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन दोनों के बीच में। अब जो दानेदार स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं, छोटे छोटे दानों की जो हम बात कर रहे हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स की जो बात कर रहे हैं, उन स्मॉल स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है राइबोसोम्स। यानी जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो वो उसकी सरफेस को रफ बना देते हैं, इसलिए उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते उसको हम एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दे देते हैं। ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये हर लिविंग सेल में पाए जाते हैं और इनका काम होता है प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना, प्रोटीन्स बनाना। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है। अब राइबोसोम्स जिन प्रोटीन्स को बनाते हैं वो सारे प्रोटीन्स सेल के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का काम ईआर की ट्यूब्स ही करती हैं। यानी राइबोसोम्स का काम तो हो गया प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना, उस मैन्युफैक्चर प्रोटीन को जरूरत के हिसाब से सेल के हर ऑर्गेनल तक पहुंचाने का काम होता है ईआर का। एसईआर जो होता है वो फैट मॉलिक्यूल्स यानी लिपिड्स को बनाने में हेल्प करता है। यानी प्रोटीन्स कौन बनाता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन द आरईआर, और लिपिड्स कौन बनाता है? एसईआर बनाता है। लिपिड्स और प्रोटीन्स ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं, और सेल मेम्ब्रेन के बनने की इस प्रोसेस को कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाय यूजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। दीज प्रोटीन्स आर मेड इन राइबोसोम्स एंड लिपिड्स आर मेड इन एसईआर। ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता है। इसके अलावा कुछ और प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं वो एंजाइम्स का काम करते हैं। अब हमें ये बता रहा है कि जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाए हैं ईआर ने और राइबोसोम्स ने वो क्या क्या काम करते हैं। पहला काम तो हो गया वो सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं, दूसरा काम वो एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसके अलावा ईआर जो होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, उसकी जो अपीयरेंस होती है वो अलग अलग सेल्स में अलग अलग होती है, लेकिन एक बात पक्की होती है कि वो नेटवर्क बनाता है, एक चैनल बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है हर सेल के अंदर। आगे आता है ईआर जो होता है वो चैनल्स का काम करता है, मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करवाता है सेल के एक पार्ट से सेल के दूसरे पार्ट के बीच में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, सेल ऑर्गेनल्स के बीच में ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, प्रोटीन सप्लाई करेगा, सेल के जिस भी पार्ट को प्रोटीन चाहिए उसको प्रोटीन सप्लाई करेगा, लिपिड्स बनाएगा अपने अंदर, उन लिपिड्स को बनाने के बाद जरूरत के हिसाब से सेल के हर पार्ट तक पहुंचाएगा। इतने सारे फंक्शंस हैं सेल ऑर्गेनल इसके ईआर के। ईआर एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क का भी काम करता है जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है सेल के अंदर होने वाली बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए। देखिए हर केमिकल रिएक्शन को होने के लिए कोई सरफेस चाहिए होती है, कुछ एरिया चाहिए होता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क की तरह फैला होता है, ट्यूब्स की तरह, वेसिकल्स की तरह फैला होता है, इसलिए काफ़ी बड़ा एरिया होता है। और वो जो सरफेस एरिया है ईआर का वो सेल के काम में आता है केमिकल रिएक्शंस करने के लिए, केमिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए। जो लीवर सेल्स होती हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स की, कुछ वर्टिब्रेट्स की, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? बैकबोन वाले जो एनिमल्स होते हैं ना उनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, जिनके पास बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो जो लीवर सेल्स होती हैं वर्टिब्रेट एनिमल्स की, ठीक है, उनके पास एक स्पेशल फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन? डिटॉक्सिफिकेशन का। हमारे शरीर के अंदर जो पॉइजन बनता है उस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है? ER प्रेजेंट इन लीवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स। ठीक है, ड्रग्स और पॉइजन्स के खिलाफ हमारी बॉडी को बचाता कौन है? हमें ER ऑफ लीवर सेल्स। तो ER के बहुत सारे फंक्शंस हो गए हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। वो नेटवर्क ऑफ मतलब एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है,
प्रोटीन बनाने के लिए, राइबोसोम्स को सरफेस प्रोवाइड करता है प्रोटीन बनाने के लिए, अपने खुद के अंदर लिपिड्स बनाता है। जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बनते हैं उन प्रोटीन और लिपिड्स की हेल्प से मेम्ब्रेन बनती है, एंजाइम्स बनते हैं, हॉर्मोन्स बनते हैं। इसके अलावा ईआर सेल के हर हिस्से तक उसकी ज़रूरत के मुताबिक प्रोटीन और लिपिड्स पहुंचाने में हेल्प करता है। वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है सेल केमिकल एक्टिविटीज़ को करवाने के लिए। इसके अलावा वर्टिब्रेट एनिमल्स की लीवर सेल्स के अंदर पाए जाने वाला ईआर उनके शरीर के अंदर बनने वाले हार्मफुल पॉइजन्स को, ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। यहाँ पे आपको एक प्लांट सेल दिखा रखी है स्टूडेंट्स। प्लांट सेल के अंदर आपको अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स दिखा रखे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी जो क्लोरोप्लास्ट के बारे में, राइबोसोम्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन सा क्या पार्ट होता है। ये न्यूक्लियस अच्छा खोल के दिखा रखा है आपको, न्यूक्लियस किस तरह का होता है। न्यूक्लियस के भी अंदर से पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। कई तरह के पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है, लेकिन आपके सिलेबस में जितना है मैंने आपको उतना ही बताया है। आगे आता है आपका गोल्जी बॉडीज़, अगला सेल ऑर्गेनल जिसको गोल्जी अपरेटस भी कहा जाता है। इसका नाम रखा गया है कैमिलो गोल्जी नाम के बायोलॉजिस्ट के ऊपर जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, वेसिकल्स का मतलब इस तरीके के सेक्स होते हैं इसमें, इस तरह के फ्लैटेंड सेक्स से मिलके बना होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है। और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और इन पैरेलल्स को क्या कहा जाता है, सिस्टर्न्स कहा जाता है। एक के ऊपर एक इस तरह के जो होंगे, एक के ऊपर एक, उसके ऊपर फिर एक, तो इनको क्या कहा जाता है, सिस्टर्न्स कहा जाता है। इस कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, सिस्टर्न्स कहा जाता है। तो इस तरह का बना होता है हमारा गोल्जी एपरेटस। ईआर के अंदर जो भी मटेरियल्स बनते हैं उनको पैक करके उनके डिस्पैच करने का काम जो होता है उनकी टारगेट साइट तक, वो गोल्जी अपरेटस करता है। गोल्जी अपरेटस इसके अलावा मटेरियल्स को स्टोर करता है, मॉडिफाई यानी उनको चेंज करता है, और प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करता है। पैकेजिंग का मतलब वो प्रोडक्ट को पैक करके उसकी टारगेट साइट तक भेजता है, ताकि रास्ते में वो कहीं खुल के कहीं और यूज़ अप ना हो जाए, कहीं और वेस्ट ना हो जाए। कुछ केसेस में कॉम्प्लेक्स शुगर्स को बनाता है सिंपल शुगर की हेल्प से। देखिए हमारा बॉडी जब फूड को डाइजेस्ट करता है तो वो कॉम्प्लेक्स शुगर्स को सिंपल शुगर में चेंज कर देता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है डाइजेस्ट करके। लेकिन हमारे शरीर के सेल्स के अंदर कुछ जगहों पे कॉम्प्लेक्स शुगर की ज़रूरत होती है, तो ये जो गोल्जी अपरेटस है ये क्या करता है, सिंपल शुगर से दोबारा कॉम्प्लेक्स शुगर बना लेता है। गोल्जी अपरेटस लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। लाइसोसोम क्या होते हैं वो अगला हमारा आर्टिकल है। तो गोल्जी बॉडीज होती कैसी हैं, क्या क्या काम करती हैं, क्या क्या काम करती हैं, ईआर के अंदर बनने वाले मटेरियल्स को पैक करके डिस्पैच करने का काम करती हैं, कुछ चीज़ों को स्टोर करती हैं, कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करती हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर बनाती हैं सिंपल शुगर की हेल्प से, और लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे आता है हमारा अगला सेल ऑर्गेनल, दैट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स होते हैं। मतलब क्या होता है लाइसोसोम्स के अंदर, इस तरह की गुब्बारे होते हैं जिनके अंदर एक काफ़ी जो होता है एक फ्लूइड भरा होता है इनके अंदर, ठीक है। इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं इनके अंदर के फ्लूइड के अंदर। ये एंजाइम्स आरईआर के अंदर बनते हैं, ध्यान रखें आप इस बात का। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इनसाइड लाइसोसोम्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन आरईआर। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो एक तरीके का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होते हैं। ये सेल को साफ रखते हैं। कैसे साफ रखते हैं, अगर सेल के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल आ जाए, फॉरेन का मतलब ऐसा मटेरियल आ जाए जो कि नहीं चाहिए उसे, तो वो क्या करता है उस मटेरियल को डाइजेस्ट करके बाहर निकाल देते हैं। मान लीजिए सेल के अंदर कोई ऐसा सेल ऑर्गेनल आ गया है, मतलब कोई सेल ऑर्गेनल खराब हो गया है, तो उस सेल ऑर्गेनल को भी लाइसोसोम क्या करेंगे, डाइजेस्ट करके सिंपल सब्सटेंस में चेंज करके उसको सेल से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा लाइसोसोम्स ये काम करते कैसे हैं, क्योंकि उनके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो हर तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करके सेल से बाहर निकाल सकता है। यानी अब तक हमने क्या पढ़ा है, लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे हुए छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं। सेल के अंदर अगर कोई अनवांटेड मटेरियल आ जाए या सेल का कोई ऑर्गेनल खराब हो जाए तो उसको सेल से बाहर निकालने का काम लाइसोसोम्स का होता है। इसके अलावा अगर सेल डैमेज हो जाए इस तरीके से कि रिपेयर करना नामुमकिन हो, तो उस सेल के लाइसोसोम्स बर्स्ट होके
अपनी ही सेल को डाइजेस्ट करके पूरी सेल को ही तबाह करके शरीर से निकाल देते हैं। इसीलिए उनको सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि जिस सेल का ये एक पार्ट है ये अपनी ही पेरेंट सेल को तबाह कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं जब वो नाकाम हो जाती है अपना काम करने में, इसीलिए इनको सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। आगे आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसके पास भी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की तरह। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो हाईली पोरस होती है, देखिए इस तरह की होती है इसकी मेम्ब्रेन। एक तो मेम्ब्रेन ये होती है और जो अंदरूनी मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है इस तरीके की। देखिए ध्यान से देखिएगा, जो अंदरूनी मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह की डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये बाहरी मेम्ब्रेन है और ये अंदरूनी मेम्ब्रेन है। अंदरूनी मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होती है। डीपली फोल्डेड होने की वजह से उसके पास सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, अंदर वाली देखिए सरफेस एरिया ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस कर पाती है। अब ये एटीपी का मतलब क्या है? एटीपी का मतलब है एनर्जी, एनर्जी करेंसी होती है, सेल की एनर्जी करेंसी होती है एटीपी। जिस तरीके से हम पैसे को खर्च करते हैं रुपयों में, उसी तरीके से सेल एनर्जी को खर्च करता है एटीपी में। 2 ATP, 3 ATP, 19 ATP ऐसे खर्च करता है वो एनर्जी को। अलग अलग केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है सेल को, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। हमारी बॉडी एनर्जी को यूज़ करती है एटीपी के अंदर जो स्टोर की गई है। माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स होते हैं, अजीब होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। यानी ये अपने माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए, अपना अलग से अपना डीएनए होता है और अलग से अपने राइबोसोम्स होते हैं। इसके अंदर के राइबोसोम्स इसके लिए प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। आगे आता है आपका नेक्स्ट पार्ट आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, जैसे फूलों में जो प्लास्टिड्स होते हैं, फ्रूट्स की स्किन में जो प्लास्टिड्स होते हैं, फ्रूट्स के छिलके में, जैसे केले के छिलके में, सेब के छिलके में, आम के छिलके में जो प्लास्टिड्स होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं। फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं कलरफुल, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो या तो वाइट कलर के होते हैं या फिर कलरलेस होते हैं। क्रोमोप्लास्ट के अंदर कुछ क्रोमोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं और ऐसे को कहा जाता है, ऐसे प्लास्टिड्स को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये प्लास्टिड्स हैं। प्लास्टिड्स दो तरह के होते हैं, क्रोमो और ल्यूको। जिन क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, वो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं। द ग्रीन कलर्ड क्रोमोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ग्रीन कलर के वो क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनको क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो कुछ प्लांट्स में येलो या ऑरेंज पिगमेंट्स भी कंटेन करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट की जहाँ तक बात है वो स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को स्टोर करने का काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट की जो अंदरूनी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें क्या होती हैं? कई सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, कई सारी लेयर्स होती हैं और वो सारी लेयर एक मटेरियल प्रेजेंट होती है जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है। एक ग्राउंड मटेरियल होता है, पिसा हुआ सा मटेरियल होता है, पाउडरी सा सब्सटेंस होता है, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो प्लास्टिड्स होता है वो एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया सिमिलर है। किस तरीके से? इसके पास भी अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि नहीं ऐसे दो सेल ऑर्गेनल्स का नाम बताइए जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, तो आप लिखेंगे प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। आगे आता है आपका वैक्यूल्स। देखिए वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्टोरेज सेक्स का काम करते हैं, वो सिर्फ खाली गुब्बारे होते हैं, इनके अंदर आप खुद कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। वैक्यूल्स एनिमल सेल्स के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं कई सारे। प्लांट सेल के पास एक बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल का 50 से 90% तक स्पेस घेर लेता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ देखिए, ये देखिए ये कितना बड़ा वैक्यूल है, जबकि इतना बड़ा वैक्यूल कभी भी एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता। प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस भी पेरीफेरी पे धकेल दिया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास धकेल दिया जाता है। अगर ये इतना बड़ा वैक्यूल ना होता तो इस प्लांट सेल का न्यूक्लियस बीच में मौजूद होता है। ठीक है, तो ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है 50 से 90% स्पेस घेर लेता है प्लांट सेल्स का। प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स के अंदर सेल सेप भरा होता है, वो सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। टर्जिडिटी और रिजिडिटी का मतलब सख्त बनाते हैं सेल को,
बहुत से जो सब्सटेंसेस होते हैं वो वैक्यूल्स के अंदर स्टोर करती हैं प्लांट सेल्स, जैसे कि अमीनो एसिड्स, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा में फूड वैक्यूल की हेल्प से खाना खाते हैं। अमीबा फूड वैक्यूल की हेल्प से खाने को एंगल्फ करता है। कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशल वैक्यूल्स होती हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होती हैं जो एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट सब्सटेंसेस को सेल से बाहर निकालने का काम करती हैं। कैसे? वो जैसे अमीबा में भी ये काम होता है। अमीबा फूड वैक्यूल की हेल्प से खाना खाता है और वैक्यूल की हेल्प से ही मतलब अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, वेस्ट जो मटेरियल होता है, उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। आगे आपका आता है टॉपिक हर एक सेल। इसका मतलब हर एक सेल का खुद का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और खुद के फंक्शंस होते हैं। उसके पास मेम्ब्रेन्स होती हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं जो अपने अपने तरीक़ों से काम करते हैं। इसीलिए सेल की अपनी खुद की एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए एक अकेला सेल भी रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, वेस्ट मटेरियल को क्लीन करना, नए सेल्स बनाना, ये सारे काम, यानी जो काम एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म करता है वो सारे काम एक अकेला सेल भी कर सकता है। इसीलिए सेल को फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आगे आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो तरह का होता है, एक तो मीटोसिस और एक मियोसिस। दो तरह का होता है सेल डिवीजन। एक को कहा जाता है मीटोसिस और एक को कहा जाता है मियोसिस, ठीक है। सेल डिवीजन का मतलब होता है नए सेल्स बनाना, पुराने सेल्स से नए सेल्स बनाना, ये सेल डिवीजन होता है। नए सेल्स बनाने पड़ते हैं ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए, पुराने और डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, इंजर्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करने के लिए, ठीक है। जिस प्रोसेस के जरिए नए सेल्स बनते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो तरह की होती है, मीटोसिस और मियोसिस। जिस सेल डिवीजन में सेल्स बनाए जाते हैं ग्रोथ के लिए उसको कहा जाता है मीटोसिस। पुराने सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, वोर्न आउट सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, इंजर्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, या ग्रोथ के लिए, जैसे हम बच्चे होते हैं उसके बाद बड़े होते हैं, हमारी हाथों का, आँखों का, नाकों का साइज ग्रो करता है, हमारे सेल्स ग्रो करते हैं, सेल्स का संख्या बढ़ती है। तो ग्रोथ के लिए जो सेल्स बनते हैं वो कौन सी प्रोसेस बनाते हैं? मीटोसिस। इस प्रोसेस में जो मदर सेल होता है वो दो एक जैसे दिखने वाले डॉटर सेल्स बनाता है। जैसे ये मदर सेल है और इसने क्या किया है, इस मदर सेल ने क्या किया है, दो एक जैसे दिखने वाले डॉटर सेल्स को जन्म दे दिया है। ये होता है हमारा मीटोसिस, ठीक है। जब एक अकेला सेल दो एक जैसे दिखने वाले डॉटर सेल्स को पैदा करता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है मीटोसिस। ध्यान दें आप इस बात पे। डॉटर सेल्स के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं मदर सेल के जितने ही। ये जो मीटोसिस होता है ये ग्रोथ और रिपेयर ऑफ सेल्स में काम आता है। तो इसके दो तीन पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान देंगे। एक मदर सेल दो एक जैसे दिखने वाले डॉटर सेल्स बनाता है। मीटोसिस प्रोसेस ग्रोथ और रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल्स के लिए या इंजर्ड सेल्स के लिए काम में आता है। कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर पाए जाने वाले। जो मीटोसिस होता है ना वो हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स के अंदर ही होता है लगभग, लेकिन मियोसिस जो होता है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं ये आप 8th क्लास में पढ़ के आए हैं। मेल्स के अंदर टेस्टस, फीमेल्स के अंदर ओवेरी। मैं आपको बता देता हूँ, ओवेरीज जब बनाती हैं ओवम और मेल्स के टेस्टस जब बनाते हैं स्पर्म, यानी गैमेट फॉर्मेशन जो होता है, मेल्स का मेल गैमेट बनाना, फीमेल्स का फीमेल गैमेट बनाना, ये गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस को मियोसिस कहा जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, यही गैमेट्स आपस में कंबाइन करके फर्टिलाइजेशन करते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद ही बच्चा तैयार होता है, ठीक है। तो जो गैमेट्स बनते हैं वो एक सेपरेट प्रोसेस से बनते हैं जिसको क्या कहा जाता है? मियोसिस, जिसमें दो एक साथ दो डिविजन्स होती हैं। जब एक सेल मियोसिस के जरिए डिवाइड करता है तो ये 4 तरह की नई सेल्स बनाता है जो एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होती। देखिए ये जो 4 सेल्स बनी हैं ये एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं है, जबकि यहाँ बनने वाली 2 सेल्स एक दूसरे के आइडेंटिकल है। यानी यहाँ पे ये 2 सेल बनाता है, यहाँ पे 4 तरह की सेल्स बना सकता है। ये बनाए या ना बनाए वो अलग बात है, 4 तरह की सेल्स बना सकता है और ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से आइडेंटिकल हों। नए सेल्स जो होते हैं उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है पेरेंट सेल के मुकाबले। यानी मदर सेल के पास जितना क्रोमोसोम्स होगा डॉटर सेल्स के पास उसका आधा क्रोमोसोम होगा, ठीक है। क्रोमोसोम आधे क्यों हो जाते हैं? क्रोमोसोम आधे क्यों हो जाते हैं ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। वैसे तो क्रोमोसोम आधे इसलिए हो जाते हैं, ध्यान देखिए हम इस बात का, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में कंबाइन करके जाइगोट बनाते हैं। अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में बराबर क्रोमोसोम्स हो जाएं,
बाकी सेल्स के बराबर क्रोमोसोम्स हो जाएं तो बच्चे के अंदर डबल क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। आप देख रहे हैं, देखिए मान लीजिए मैं बताता हूँ आपको, ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स, लेकिन जो गैमेट होता है हमारा, मेल्स के लिए स्पर्म और फीमेल के लिए ओवम, उसके पास 23, स्पर्म के पास भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और ओवम के पास भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्यों? ताकि जब ये दोनों जुड़ें तो जाइगोट के पास कितने हो जाएं? 46 हो जाएं। अब देखिए, मदर फादर का और बच्चे का क्रोमोसोम नंबर क्या है? सेम है। अगर गैमेट्स के अंदर भी बराबर क्रोमोसोम्स होने लग जाएं तो हर बच्चे के अंदर अपने पेरेंट्स के डबल क्रोमोसोम हो जाएगा, और अगर क्रोमोसोम डबल हो जाएगा तो वो बच्चा इंसानी बच्चा नहीं होगा। अगर कोई इंसान है तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स का होना ज़रूरी है, तभी वो होमो सैपियंस कहलाएगा, तभी वो इंसान कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपने व्यूज़ दीजिए, और इसके अलावा अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हुआ आपकी क्लास का तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम अलग अलग चैप्टर्स के वीडियोस और चैप्टर एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कशन, सैम्पल पेपर्स लगातार बनाते रहते हैं। उनकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जल्द ही उपलब्ध करवा दी जाएगी, तो एक बार आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।